एडीपीओ के सिलेबस में एक हमारा एक्ट है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इसका प्रियम्बल क्या कहता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। गिविंग और टेकिंग दोनों ही प्रोहिबिट करी जाती है इस एक्ट के अंडर। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 20 मई 1961। इसकी एनफोर्समेंट डेट अगर हम देखें तो वो है 1 जुलाई 1961। तो सेक्शन 1 है इसका, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये तो मान्य नहीं रहा है 2019 से, तो हमें ये याद रखना है कि एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट हमने देख ली 1 जुलाई 1961। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं जो है सेक्शन 2, जो बताता है कि डाउरी होती क्या है। तो डाउरी इन दिस एक्ट, डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो गिवन है या अग्रीड टू बी गिवन है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इट इज़ गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हो गई डाउरी। फिर आते हैं डाउरी देता कौन है। तो ये दी जाती है बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, or by the parents of either party to a marriage, or by any other person to either party to the marriage or to any other person। तो ये हो गया who gives dowry। तीसरी चीज़ जो इस सेक्शन से हमें पता चलती है वो है कि डाउरी दी कब जाती है। तो डाउरी एट, बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज दी जाती है। बस इसका सिंपल सा जो कनेक्शन है वो होना चाहिए मैरिज से, कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द साइड पार्टीज होना चाहिए, तो वो कहलाएगी डाउरी। चाहे वो शादी के दिन दी हो, शादी के पहले दी हो या शादी के टाइम दी हो, कनेक्शन उसका मैरिज से है। और ये बता दिया गया है कि इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो जिस भी पर्सन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियात अप्लाई होता है उस पर्सन की शादी में अगर डावर या मेहर दी जाती है तो वो एक्सक्लूडेड है डाउरी की डेफिनेशन से, विच मीन्स कि वो पनिशेबल नहीं है। तो हमने सेक्शन 2 में क्या क्या देख लिया। सबसे पहले ये कि डाउरी क्या होती है। डाउरी एक प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है जो दी जाती है या फिर अग्रीमेंट है कि ये दी जाएगी। तो अग्रीमेंट को भी डाउरी कहा है, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कौन दे रहा है प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी? एक पार्टी टू अ मैरिज दे रही है, दूसरी पार्टी टू अ मैरिज, मतलब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को दे रहे हैं। दूसरा, किसी हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स दूसरी पार्टी को दे रहे हैं या किसी और पर्सन को दे रहे हैं, या फिर आइदर पार्टी टू द मैरिज दे रही है किसी और पर्सन को। कब दे रहे हैं? शादी के दिन दे रहे हैं, शादी के पहले दे रहे हैं या शादी के टाइम पर दे रहे हैं। बस उसका कनेक्शन होना चाहिए विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। और उसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है तो वो है डावर और मेहर, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन केस ऑफ द पर्सन जिन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो तो डिलीट हो गया है। जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो कहता है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसका वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में गिवन है। फिर हम आते हैं सेक्शन 3 पे, विच इज पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। फर्स्ट, इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स और टेक्स और अबेट्स द गिविंग ऑफ डाउरी और टेकिंग ऑफ डाउरी, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, and with fine which shall not be less than 15,000 rupees, or the amount of the value of such dowry whichever is more, provided that the court may for adequate and special reasons to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years। तो डाउरी की पनिशमेंट बता दी। डाउरी की पनिशमेंट किसको मिलती है? जो डाउरी देता है या जो डाउरी लेता है या जो अबेट करता है कि डाउरी ली जाए या दी जाए, उसे पनिशमेंट मिलती है। कितनी पनिशमेंट? 5 साल मिनिमम, और उससे ज़्यादा ही होगी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की, और फाइन होगी 15,000 या फिर डाउरी की जो अमाउंट है वो, दोनों में से जो भी ज़्यादा है। अब अगर कोर्ट को फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन ये लगता है कि 5 साल से कम की सज़ा होनी चाहिए तो कोर्ट उससे कम की इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 का क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू। तो एक्सक्लूजन क्या है? डाउरी की पेनल्टी किस पे नहीं लगेगी? ऐसे प्रेजेंट्स को जो दिए जाते हैं शादी के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ मैरिज। किसको दिए जाते हैं? ब्राइड को। कब दिए जाते हैं? जब ब्राइड ने कोई डिमांड नहीं रखी है, विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो प्रेजेंट्स है उनको एक लिस्ट में डाला गया हो कि हमने ये प्रेजेंट्स दिए हैं ब्राइड को एट द टाइम ऑफ मैरिज, और वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो इस एक्ट में पीछे गिवन है। दूसरी चीज़ क्या एक्सक्लूडेड है? ऐसे प्रेजेंट्स जो एट द टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड ग्रूम को दिए जाते हैं, मतलब ग्रूम को दिए जाते हैं जहाँ पे ब्राइड ग्रूम ने कोई डिमांड नहीं रखी है। एंड ये जो प्रेजेंट्स हैं इनकी भी लिस्ट बनाई जाएगी, मेंटेन करी जाएगी इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इसका एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि ये जो प्रेजेंट्स हैं अगर ये ब्राइड के द्वारा दिए गए हैं या ब्राइड के बिहाफ पे दिए गए हैं,
प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, तो ये प्रेजेंट्स को क्या होना पड़ेगा, कस्टमरी नेचर का होना पड़ेगा एंड इनकी जो वैल्यू है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब हम ये कैसे देखेंगे कि वैल्यू एक्सेसिव है कि नहीं, तो वो हम ऐसे देखेंगे कि जो पार्टी मतलब जो ब्राइड से रिलेटेड पार्टी है जो ये दे रही है प्रेजेंस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी मंथली इनकम 25,000 है और मैं ब्राइड की तरफ से एक होंडा सिटी देती हूँ ग्रूम को, तो क्या वो डाउरी की डेफिनेशन में आएगा? तो हाँ, वो डाउरी की डेफिनेशन में आएगा क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सेसिव है मेरी फाइनेंशियल स्टेटस से। लेकिन अगर मैं एक गोल्ड चेन देती हूँ जो नॉर्मल सी बहुत ही छोटी सी अमाउंट की गोल्ड चेन है गोल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो वो एक्सेसिव नहीं होगा, प्लस वो कस्टमरी नेचर का भी होगा, तो वो प्रेजेंट्स में आ जाएगा एंड वो पनिशेबल नहीं है अंडर सेक्शन 3। फिर हम आते हैं सेक्शन 4 पे, विच इज़ पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। इफ़ एनी पर्सन डिमांड्स, ये सिर्फ डिमांडिंग डाउरी की पनिशमेंट है, ये याद रखना सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 में तीनों चीज़ों की थी, गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग। इसमें सिर्फ डिमांड अगर कोई डाउरी की करता है, चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, किससे डिमांड करी जा रही है, पेरेंट्स से या रिलेटिव से या गार्जियन से, ब्राइड या ब्राइडग्रूम के एज द केस में भी, तो ये डाउरी के लिए पनिशमेंट कितनी रहेगी, 6 महीने से लेके 2 साल तक एंड फाइन जो हो सकती है 10,000 रुपये तक। इसमें भी वही सेम प्रोविजन आता है उसके बाद कि अगर स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजंस हैं तो कोर्ट चाहे तो 6 महीने से कम की सज़ा भी दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, डिमांडिंग डाउरी की पनिशमेंट कम रखी गई है क्योंकि अभी सिर्फ डिमांड हुई है, अभी लेन देन हुआ नहीं है, इसलिए उसकी पनिशमेंट है 6 महीने से 2 साल तक और फाइन है अप टू 10,000। जहाँ लेन देन हो चुका है वहाँ पे सेक्शन 3 में पनिशमेंट है विच इज़ मिनिमम 5 ईयर्स और पनिशमेंट और फाइन 15,000 या फिर डाउरी की जो अमाउंट है विच एवर इज़ मोर। फिर आता है सेक्शन 4A, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर कोई पर्सन है वो क्या करता है, ऑफर करता है थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल और थ्रू एनी अदर मीडिया। क्या ऑफर कर रहा है वो कि मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी में शेयर दूंगा या पैसा दूंगा या बोथ, शेयर भी देगा बिजनेस में या कोई भी और इंटरेस्ट देगा। क्यों दे रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ ए सन और डॉटर और एनी अदर रिलेटिव। तो आप ये चीज़ पे बैन किया गया है अंडर सेक्शन 4A। फिर दूसरी चीज़ क्या बैन करी गई है, प्रिंट्स और पब्लिशेस और सर्कुलेट्स एनी एडवर्टीजमेंट्स। प्रिंट, पब्लिश, सर्कुलेट एनी एडवर्टीजमेंट जो क्लॉज ए में गिवन है, तो ये बैन किस पे लगाया गया है, ये लगाया गया है पब्लिशर पे, और ऊपर वाला बैन जो था वो लगाया गया था ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स पे या उनके रिलेटिव पे जो उन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज में ये एडवर्टीजमेंट छाप रहे हैं। अब अगर ये बैन लगाया है तो इसे रोका कैसे जाएगा लोगों को, पनिशमेंट देके। पनिशमेंट कितनी दी गई है इसमें, तो पनिशमेंट हमें दी गई है 6 महीने से लेके 5 ईयर्स तक और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज़। और वही वाला प्रोविजन फिर इसमें फॉलो करता है जो कहता है कि स्पेशल रीजंस या एडिक्वेट रीजंस हैं तो 6 महीने से कम भी पनिशमेंट दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। तो ये था बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। एक क्लॉज में हमने किसे रोका है, ब्राइड के पेरेंट्स या रिलेटिव्स को या ग्रूम के पेरेंट्स या रिलेटिव्स को, और दूसरे में हमने पब्लिशर मतलब जिसका न्यूज़पेपर कंपनी है या जर्नल छापता है उसको रोका है कि आप भी ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं छापोगे। फिर हम आते हैं सेक्शन 5 पे, अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। एनी अग्रीमेंट फॉर द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी शैल बी वॉइड। अब वॉइड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अग्रीमेंट है वो हुआ अनएनफोर्सेबल। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारा तो अग्रीमेंट हुआ था कि इतनी डाउरी दी जाएगी, शादी हो गई, पैसा नहीं आया, तो ये चीज़ आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते क्योंकि आपका अग्रीमेंट वॉइड है। ये अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल एंड वॉइड क्यों है, क्योंकि सेक्शन 23 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो अगर हम देखें तो उसमें क्या जो भी मॉरल्स और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, किसी की शादी वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होती है किसी पैसे की लेन देन के अग्रीमेंट के लिए। तो ये था सेक्शन 5। फिर है सेक्शन 6, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर heirs। फर्स्ट, वेर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द women in connection with whose marriage it is given, that person shall transfer it to the woman। ये सिंपल सा सेक्शन है, इसमें ये है कि अगर किसी पर्सन ने डाउरी ली है और वो पर्सन विमेन नहीं है जिसकी शादी के कंसिडरेशन में डाउरी दी गई है, तो अब वो जो पर्सन है जिसके पास ये डाउरी का अमाउंट है उसे क्या करना पड़ेगा, वो जो पैसा है वो वापस करना पड़ेगा टू द विमेन। कब करना पड़ेगा वो बता दिया गया है। तो सबसे पहला है कि अगर डाउरी रिसीव करी गई थी शादी के पहले डाउरी ली तो 3 महीने के अंदर आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज आप वापस कर दो 3 महीने के अंदर उस वुमेन को वो पैसा जो आपने डाउरी का लिया या डाउरी का जो भी लिया आपने डाउरी में। फिर है कि अगर डाउरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज, तब आप कब 3 महीने कब चालू होंगे, आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट आप चालू करो 3 महीने और उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो उस वुमेन को।
फिर है सी, इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वॉज अ माइनर, वुमेन माइनर थी तो आप कब दोगे, जब से वो मेजर हो गई है वहाँ से आप क्या गिनोगे, 18 ईयर्स, जब से वो 18 ईयर्स की होगी तब से 3 महीने गिनो और उसे ट्रांसफ़र कर दो, और जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो तब तक आप उसको एज अ ट्रस्टी वो पैसा रखोगे, मतलब वो जो भी रखोगे जो भी डाउरी में दिया गया है। अब हमने ये देख लिया कि 3 महीने की लिमिटेशन अलग अलग टाइम से चालू हो रही है, पर अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है, वो देता ही नहीं है ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी जो भी डाउरी में ली गई थी वो रिटर्न ही नहीं कर पाता विद इन 3 मंथ्स, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिली जाएगी, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने से लेके 2 साल तक, एंड फाइन जो होगी 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक, या फिर दोनों। फिर आता है प्रोविजन कि जिसमें क्या होता है कि अगर कोई विमेन एंटाइटल तो है इस सेक्शन में प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, लेकिन वो मर जाती है बिफोर रिसीविंग द प्रॉपर्टी, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी उसके एयर्स होंगे वो एंटाइटल्ड होंगे टू क्लेम इट फ्रॉम द पर्सन जो उस टाइम वो प्रॉपर्टी रख रहा था, प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई विमेन विद इन 7 ईयर्स ऑफ अ मैरिज मर जाती है और नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नहीं मरती है, तो क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है उसके पेरेंट्स को जाएगी, अगर उस औरत के कोई बच्चे नहीं हैं तो, और अगर बच्चे हैं तो फिर उन बच्चों को जाएगी। अब ये प्रोविज़न क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज अगर किसी भी औरत की डेथ होती है और वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नहीं है, तो हम ये प्रिज्यूम किया जाता है जनरली कि ये जो डेथ है ये हस्बैंड की वजह से हुई है या हस्बैंड के रिलेटिव्स की वजह से हुई है। अब वो जो एयर की बात करी गई है तो वाइफ का एयर, पहला एयर तो उसका हस्बैंड ही होता है, लेकिन क्योंकि ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि डेथ हस्बैंड की वजह से हुई तो प्रॉपर्टी उसे नहीं जाएगी, इसीलिए उसके पेरेंट्स को जाएगी या उसके बच्चे को जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को दी है, उसके बाद उस ब्राइड के मतलब उस वाइफ के पेरेंट्स को दी है। फिर आता है सबसेक्शन 3। अब इसमें है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है सबसेक्शन 2 में या सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 3 में, और उसने अपने कन्विक्शन के पहले ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करी है, तो किसको ट्रांसफ़र नहीं करी है, उसके एयर्स, पेरेंट्स या चिल्ड्रन को, वाइफ के, तो कोर्ट क्या करेगा, उसे पनिशमेंट तो देगा ही, उसके साथ साथ एक ऑर्डर देगा और ये कहेगा कि तुम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो टू सच वुमेन, और एज द केस में भी उसके एयर्स, पेरेंट्स या चिल्ड्रन को जो भी हैं विद इन सच पीरियड जो उस ऑर्डर में दिया रहेगा। अगर वो पर्सन फिर भी फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड, तो क्या होगा, अब ये जो अमाउंट है उस डाउरी की वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी से रिकवर करी जाएगी, जैसे एक फ़ाइन जो इम्पोज करता है ना कोर्ट, उसको जैसे रिकवर करते हैं वैसे ही वो भी रिकवर किया जाएगा। तो इसके लिए सेक्शन 421 ऑफ CRPC रेलेवेंट प्रोविजन है। तो वो जो भी अमाउंट है, अमाउंट विल बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। फिर सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 3 की पनिशमेंट है वो तो मिलेगी ही, सेक्शन 4 में पनिशमेंट है वो भी मिलेगी ही, और साथ साथ में इस सेक्शन की भी पनिशमेंट मिलेगी ही। क्यों? क्योंकि ये वाली जो पनिशमेंट है ये तो आपको तब मिल रही है जब आप वापस भी नहीं कर रहे हो, आपने डाउरी ले तो ली, आप वापस भी नहीं कर रहे हो उस वुमेन को, तब आप आ जाते हो सेक्शन 6 की पनिशमेंट में। फिर हम आते हैं सेक्शन 7 पे, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC। सिंपल सी बात है, नॉट विथ स्टैंडिंग लिख दिया मतलब ये वाला जो एक्ट है वो CRPC को ओवरराइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। तो इसमें क्या लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ JMFC शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। दूसरी चीज़, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन its own knowledge और पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स which constitute such offense और a complaint। complaint भी किसके द्वारा? by person aggrieved by the offense or a parent or other relative of such person or by any recognized welfare institution or organization। तो इसमें सबसे पहले तो ये बता दिया गया है कि ये ऑफेंसेस किसके द्वारा ट्राइबल हैं, तो वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड JMFC मिनिमम, और इसके ऊपर के जो भी कोर्ट्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। वो कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? कॉग्निजेंस वो तब ले सकते हैं या तो खुद की नॉलेज पे ले सकते हैं या पुलिस रिपोर्ट पे ले सकते हैं जो ये ऑफेंस दिखा दे, या फिर अगर कंप्लेंट आई है किसके द्वारा आई है, अग्रीव्ड के द्वारा आई है या उसके पेरेंट के द्वारा या दूसरे रिलेटिव के द्वारा या कोई भी रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अगर कंप्लेंट करता है तो MM या JMFC कॉग्निजेंस ले सकता है। तीसरी चीज़ है, इट शैल बी लॉफुल फॉर अ मेट्रोपॉलिटन और JMFC टू पास एनी सेंटेंस जो इस एक्ट में दिया गया है, ऑथराइज किया गया है कि ये अगर कोई भी पर्सन इस सेक्शन में कन्विक्ट होता है तो इतनी पनिशमेंट दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड होता है ना, तो वो हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड होता है, और कौन रिकॉग्नाइज करेगा उन्हें। फिर है सबसेक्शन 2 जो है चैप्टर 36 ऑफ द जो कहता है कि चैप्टर 36 ऑफ द CRPC जो है वो अप्लाई होगा टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। चैप्टर 36 ऑफ CRPC क्या है, लिमिटेशन बताता है चैप्टर 36 कि कितने टाइम में इस चीज़ का कंप्लेंट आएगी तो हम कॉग्निजेंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल तक की है, तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, 3 साल के अंदर ही हम कॉग्निजेंस लेंगे। तो वही है सेक्शन 468 जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है, वही है चैप्टर 36 ऑफ CRPC, वो आपको थोड़ा देखना है। फिर है सबसेक्शन 3, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर कोई स्टेटमेंट है मेड बाय द पर्सन अग्रीव्ड ऑफ द ऑफेंस, अग्रीव्ड होना जरूरी है, सिर्फ उसके स्टेटमेंट को प्रोटेक्शन है क्या कि आप उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करोगे उसके स्टेटमेंट पे बेस करके, तो दैट पर्सन शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट सबसेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अग्रीव पर्सन को ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो भी वो इम्यून है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट। फिर आता है सेक्शन 8, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब ये है कि इसमें लिखा तो बेलेबल है यहाँ पर इसके हम अंदर अगर पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि ये नॉन बेलेबल हो गया है अमेंडमेंट से। ठीक है, तो सेक्शन 8 पढ़ते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई टू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एज इफ दे वर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। CRPC अप्लाई होगा का मतलब क्या है, वो इसके सबसेक्शन क्लॉजेस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें है कि CRPC ऐसे अप्लाई होगा जैसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, किन पर्पजेस के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस के लिए। दूसरी चीज़ किन पर्पजेस के लिए, ऐसे मैटर्स जो मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 42 नहीं है और जो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन से रिलेटेड नहीं है, उन पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अदरवाइज CRPC के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये माना जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या महत्व रहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंट होता है, तो वो ये डिफरेंट होता है कि जो पुलिस है वो अपने खुद से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और मजिस्ट्रियल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम सेक्शन 154 ऑफ CRPC एंड 156 ऑफ CRPC देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर जो भी है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट नहीं करती, वो सीधे इन्वेस्टिगेशन करती है क्योंकि वो इतना जल्दी रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज़ इसमें क्या देखना है हमें कि एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो ये वाले एक्ट में सारे ऑफेंसेस क्या होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे, नॉन बेलेबल होंगे एंड नॉन कंपाउंडेबल होंगे, एक्सट्रीम्स ऑफ एवरी सिचुएशन। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 8A, burden of proof in certain cases where any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under section 3 or the demanding of dowry under section 4, the burden of proving that he has not committed an offense under those sections shall be on him। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली किस पे होता है, जनरली प्रोसिक्यूशन पे होता है। लेकिन अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने डाउरी ली है या किसी को अबेट किया है कि वो डाउरी ले, ये याद रखना, गिविंग ऑफ डाउरी पनिशेबल है, लेकिन सेक्शन 8A में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर आपने डाउरी ली है या बेट किया है किसी को कि वो डाउरी ले, या आपने डाउरी डिमांड करी है, ये आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। आप ये प्रूव करो कि मैंने तो ये ना डाउरी ली है, ना बेट किया है, ना मैंने डाउरी डिमांड करी है। बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें डाल दिया है अक्यूज्ड पे। फिर आ जाता है सेक्शन 8B, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका अपॉइंटमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ पावर्स होती है, वो एक्सरसाइज करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर की तरह ही होते हैं। फिर सबसेक्शन 2 में ये बता दिया कि इनकी पावर्स एंड फंक्शंस होती क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली पावर एंड फंक्शन ये होती है, ये देखना कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनसे कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, टू सी दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइड विद। बी, क्या है आपकी पावर, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ और द डिमांडिंग ऑफ डाउरी। प्रिवेंशन करना ऑफेंस का, इसमें भी टेकिंग और अबेटिंग का, गिविंग का प्रिवेंशन इसमें कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसकी पावर और फंक्शन, तो है वो कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स कमिटिंग ऑफेंसेज अंडर द एक्ट। तो ये भी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का काम है। डी, अदर एडिशनल फंक्शंस जो उसे असाइन किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सबसेक्शन 3 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गazette कॉन्फर सच पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर।
as may be specified in the notification on the dowry prohibition officer who shall exercise such powers subject to such limitations and conditions जो भी रूल्स में दी गई है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि जो पुलिस ऑफिसर को पावर्स हैं वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को मिल जाए, और वो जो पावर उन्हें मिलेगी वो लिमिटेशंस एंड कंडीशंस पे सब्जेक्ट होगी, मतलब उस पर लिमिटेशंस एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी जो रूल्स में दी गई है इस एक्ट के अंडर। फिर आता है सबसेक्शन 4 जिसमें है जो स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पसेस ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स इन द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड एक अपॉइंट कर दिया जाएगा ताकि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को एडवाइस दी जाए या असिस्ट किया जाए ताकि वो अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएँ। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें कौन होंगे? उसमें होंगे नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर जिसमें से मिनिमम 2 औरतें होनी चाहिए फ्रॉम द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक्सरसाइजेज ज्यूरिसडिक्शन, और ये हर ज्यूरिसडिक्शन में अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी। फिर आता है सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप क्या बनाओगे? रूल्स बनाओगे। किससे रिलेटेड रूल्स? इस एक्ट को कैसे कैरी आउट करना है उससे रिलेटेड रूल्स बनाओगे। सेकंड, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर्स सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर। अब ये जो रूल्स हैं ये किस बारे में होंगे? द फॉर्म एंड मैनर इन विच द पर्सन्स बाय होम and any list of presents referred to in subsection 2 of section 3 shall be maintained and all the matters connected therewith। ठीक है। B, the better coordination of policy and action with respect to the administration of this act। इससे रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है कि हर जो रूल आपने बनाया है ये आप किसके सामने रखोगे? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, जो एक सेशन में कंप्लीट हो या 2 सेशंस में कंप्लीट हो या सक्सेसिव सेशंस उससे भी ज़्यादा सेशंस में कंप्लीट हो। और 30 डेज के अंदर अगर पार्लियामेंट बोलती है कि ये जो आपने रूल्स बनाए ये ठीक है ऐसे ही चलने दो तो वैसे ही चलेंगे। अगर पार्लियामेंट बोलती कि नहीं कुछ मॉडिफिकेशन करो या फिर इस रूल को बनाना ही नहीं चाहिए था तो जैसा पार्लियामेंट बोलेगी वैसा चलेगा। लेकिन अगर कोई भी एक्ट किया गया है इसके पहले वो वैलिड ही रहेगा, उसकी वैलिडिटी को कोई भी प्रेजुडाइज नहीं होगा। ये था सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स। फिर आते हैं सेक्शन 10 पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स है कि वो इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो अब वो देखते हैं। तो सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है? इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर्स। ये कौन से रूल्स प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट? तो वो बताएगी कि 8B में जो एडिशनल फंक्शंस की आपने बात करी है ना, जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं उनके एडिशनल फंक्शंस वो डिसाइड करेगी, उसके रूल्स बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या बनाएगी और क्या लिखा है? लिमिटेशंस एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर में एक्सरसाइज हिज फंक्शंस अंडर सबसेक्शन 3। और उसके लिमिटेशंस एंड कंडीशंस जो 8B में डिस्कस किए थे कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स पे अप्लाई होंगे उससे रिलेटेड रूल्स भी बना देगी स्टेट गवर्नमेंट। एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी लेड एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाएंगे। तो बस इतना ही था हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जिसमें 10 सेक्शंस थे जो आज कवर हो चुके हैं।